दीक्षित जी, आपका स्वागत है। अभी आपको कुछ दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी किसान प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था, तो क्या कुछ कहेंगे आप? लोक जनशक्ति पार्टी से मुझे अर्थात नर्मदेश्वर को उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया था, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका माननीय श्री विनोद त्यागी जी की है, जिनके सानिध्य में हम काम कर रहे हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेताजी हैं, माननीय श्री रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी बड़े योग्य, समझदार, सुदूरगामी और पारदर्शित नेता हैं, जो जनता की सर्व समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं आज के समय में, और उनकी ख्याति अच्छी फैल रही है जनता के अंदर। अच्छा, आपको किसान प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है, तो क्योंकि आप खुद एक किसान हैं, तो क्या कुछ कहेंगे किसानों के बारे में आप? देखो, किसानों के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि आज के समय में मैं देख रहा हूँ और देख भी ना रहा, मैं भी किसान ही हूँ। मैं भी किसान घर से ही आता हूँ, हमारे पिताजी भाई सभी किसान हैं और हम भी किसान ही थे। लेकिन आज किसानों के बारे में मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर किसानों की जो फसल होती है वो बहुत मध्यम रेट में बेची जाती है, और जबकि ये फसल अन्य बिजनेसमैनों के पास चली जाती है तो वो बहुत महंगी हो जाती है। और देखते हैं कि किसानों के लिए जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे यूरिया है या अन्य खादें हैं, वो बहुत महंगी होती हैं। उनके रेट बहुत ज़्यादा 1000, 2000, 2500, 5000, 2500, 1500 रुपये से ऊपर की होती हैं। केमिकल की जो दवाइयाँ आती हैं बहुत महंगी होती हैं, और उनका जो अनाज का मूल्य है वो बड़ा न्यून होता है। कहीं 2000 में कहीं गेहूँ मिलता है या 2500 में, या मक्का मिलती है। आज अभी मैं देख रहा था कि आलू का मूल्य जो है 50 किलो आलू कुल 100 रुपये में था, 200 रुपये में था, समझिए। तो अब ये सोचिए किसान का कितना बड़ा शोषण होता है इस देश के अंदर। आज मैं पढ़ भी रहा था और मैं देख भी रहा हूं कि किसानों पर अनर्गल मुकदमे डाल दिए जाते हैं, खेती विवाद के मुकदमे फर्जी है कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। अभी मैं देख रहा था कि 5 करोड़ मुकदमे जो हैं किसानों पर, खेत के नाजायज मुकदमे चल रहे हैं। किसी का नाम है, किसी का नाम नहीं है, और छोटे छोटे जो बीच में दल्ले बैठे हुए हैं, कुछ पार्टी के भी दल्ले मैंने देखा है, कुछ जो है न्यायालय में भी दल्ले बैठे हुए हैं, जो किसानों को गुमराह करके उनका शोषण करते हैं। उनके कई साल 3-3, 4-4 पीढ़ियां निकल जाती हैं और न्यायालय में न्याय नहीं मिलता है। इतना बड़ा शोषण न्यायालय के अंदर है। दूसरा मैंने देखा कि अब हमारा ही, मैं दूसरे का, मेरा ही एक मुकदमा चल रहा, मुझ पर 7 मुकदमे लगाए गए। केवल हम गांव में जाते हैं और मेरे ऊपर 307 तुरंत लिख दिया जाता है। थाने में कभी मेरा कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, और विपक्ष के लोगों ने मुझ पर 7 मुकदमे लिखा दिए। जिन मुकदमों में हम न्यायालय में जाते हैं तो उनकी फाइलें ढूंढते हैं, फाइल नंबर 230, फाइल नंबर 751, ऐसी कई एक फाइलें जब उन्हें ढूंढवाते हैं तो 6 महीना ढूंढने वो मिलती मुझे, जब मुझे नहीं मिलती हैं, जबकि लोग जानते हैं ये लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। एक शिक्षित व्यक्ति को जब ऐसी फाइलें ढूंढे नहीं मिलती हैं, उसे गुमराह किया जाता है, बात के पता लगता है कि सम्मन निकाल दिया जाता है, और हमारे दोबारा फिर हमें जमानतें कराने पड़ती, 6,000, 10,000 का खर्चा करना पड़ता है। ऐसा न्यायालय के अंदर बहुत बड़ा शोषण चल रहा है। इस देश के अंदर कहा नहीं जा सकता कितना अधर्म और अन्याय चल रहा है, कितना ये देश पिछड़ा हुआ है, कितना देश ये आरक्षण का है। इस देश के बारे में, न्यायालय के बारे में तो कहते कहते बड़ा दुख होता है कि जो भी कर्मचारी बैठा हुआ है उस कर्मचारी को पैसा चाहिए। कोई भी कर्मचारी न्यायालय के अंदर अच्छा काम करना ही नहीं चाहता है। यदि करना चाहता तो हमारी फाइलें, हमने जो नंबर बताए हैं, 6 महीने से गायब हैं, जबकि एकदम वो झूठ मुकदमे हैं, उस पर FIR लगाई गई, कोई उन्हें प्रूफ नहीं मिले। जब मेरे साथ ऐसा है तो मैं तो ये जानता हूँ सारे किसान भाई मेरे बड़े परेशान होंगे, बड़े दुखी होंगे। जब किसी किसान से पूछो भाई आपका मुकदमा काहे का, उन्हें साहब जमीन का है, उसने साहब फर्जी लिखा लिया, साहब उस पर लड़ाई चल रही है, साहब वो निर्णय नहीं हो रहा है। समझो, जो अधिकारी लोग बैठे हुए वो चाहते हैं कि जिसके पास 30-40 बीघा है वो हमें कम से कम 10 लाख रुपए दिया करके तो मैं उसके बारे में निर्णय करूं। हाँ, हाई कोर्ट से निर्णय आ जाता है तो जिलाओं में आकर के अटक जाता है, महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, उसका निर्णय नहीं होता है। बात की कोई झूठा फिर मुकदमा लगा देता है।
और सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि इस सत्ता के अंदर न्यायालय में यदि कोई गलती हो रही तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक छेड़छाड़ हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक छेड़छाड़ के कई लोगों ने मुझसे बातें बताई कि भैया मेरे इलेक्ट्रॉनिक छेड़छाड़ की गई और मेरी नाम की जगह दूसरा नाम रख दिया गया, कहीं रा की जगह सा कर देंगे जी, ता की जगह पा कर देंगे, नाम कर देंगे। ऐसा अत्याचार न्यायालय के अंदर किसानों के साथ चल रहा है। किसान उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत दयनीय दशा में है, जिसका कोई न राज्य, न कोई नेता, न कोई मंत्री, न कोई अधिकारी ईमानदारी से बात किसान के बारे में कोई करना ही नहीं चाहता है। वो केवल यही चाहते हैं कि किसान एक पीड़ित और दुखी होकर के ऐसा ही बना रहे, उसका शोषण होता रहे। मैं देखता हूं बड़े बड़े नेता बड़े बड़े अधिकारियों से फोन कर देते हैं और किसान का मामला वही दबा दिया जाता है। कुछ किसान हमारे नजर में ऐसे भी आए जिन्होंने पीड़ित होकर के अपनी जमीनें एक सबल व्यक्ति को बेच दी। जो 10 लाख बीघा जमीन थी वो उन्होंने 2-2, 3-3 लाख रुपए बीघा में बेच दी। बताइए, सोचिए, ऐसा न्यायालय के अंदर भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। अच्छा, क्योंकि आप यहाँ लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं इस गौतम बुद्ध नगर से, तो किसानों के जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं, जो भी मुद्दे आपने बताया है, तो आपने किसी इसके लिए कोई भूमिका आपने तैयार किया है इस संघर्ष के लिए जो किसानों पे अत्याचार हो रहा है? देखो भाई, लोक जनशक्ति पार्टी से हम चुनाव जो है यहाँ दादरी विधानसभा से लड़ूंगा, ऐसा हमारे सभी लोगों का सहयोग है। हमारे विनोद जी त्यागी जी का बहुत बड़ा हमारे साथ सहयोग है। उन्होंने भी हमसे कह रखा है कि आपको यहाँ पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं उसके लिए एग्री भी हूं, क्योंकि मुझे देश के अंदर एक तो न्यायालय के ऊपर बहुत बड़ा कदम उठाना है, क्योंकि इसमें 1,46,000 शब्दों से ये कानून बनाया गया जिसमें टोटल भ्रष्टाचार है, टोटल भ्रष्टाचार है। इसमें हम देखते हैं कि 80% तो लोग भ्रष्टाचार में बैठे हुए हैं। किसी अधिकारी के पास जाओ तो वो मिलना नहीं चाहता है, डायरेक्ट वो 4 तरह तुम्हें घुमा देगा, धन है ये तो कहने का मतलब पहले तुम्हें पहली लगाम तो न्यायालय पे कस दूंगा, दूसरी लगाम में शिक्षा पे कस दूंगा। क्योंकि शिक्षा में मैं देख रहा हूं किसी स्कूल में जाओ उन्हें 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए महीना फीस। ऐसा क्यों हमारे देश के अंदर अत्याचार हो रहा है? तो कहने का मतलब जिस देश की जनता शिक्षित होगी उस देश का विकास होगा और वही देश विकसित होगा। जिस देश की शिक्षा अशिक्षित होगी, आरक्षण से बंधित होगी, वो देश कभी विकसित हो ही नहीं सकता है। मुंगेरी लाल की तरह सपने तो बहुत देखे जा सकते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन वो करना धरातल पर नामुमकिन होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सीधा यही है कि शिक्षा को एकदम स्वतंत्र किया जाए, सुदृढ़ किया जाए और फ्री किया जाए। जैसे पहले गोकुलों में शिक्षा एकदम सुदृढ़ थी, स्वतंत्र थी और योग्य मास्टरों को उसमें अध्यापक बनाया जाता था। आज क्या देखता हूं कि 11% नंबर है, 10% नंबर है, 5% नंबर है। ये क्या पढ़ाना जाने हो, क्या भविष्य में पढ़ाएंगे? और कहते हैं मैं भारत को विकसित बनाऊंगा। अरे मुंगेरी लाल वाले सपने तो सभी देख सकते हैं, समझे साहब, लेकिन धरातल पर आना बहुत कठिन चीज है। तो मेरा पहला उद्देश्य रहेगा कि शिक्षा को सुदृढ़ करना, शिक्षा को फ्री करना, चाहे मुझे कोई भी इसके लिए कुर्बानी देना पड़े, मैं उस कुर्बानी के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब मैंने ये संकल्प लिया है कि जो मेरी अब आयु है, क्योंकि अब मैं गृहस्थी से दूर हो चुका हूं, अब जो मेरी आयु है वो मैं केवल जनता में बिताऊंगा और ईश्वर के भजन में बिताऊंगा। क्योंकि मैं योग भी करता हूं, मैं योगी भी हूं और मैं भगवान शंकर की कृपा से सारा जीवन जो मेरा बचेगा वो 2 ही कामों में बिताऊंगा। जनता के लिए पारदर्शिता से, ईमानदारी से काम करूंगा, क्योंकि जनता जो है ईश्वर अंश जीवनाशी, सारी ईश्वर की अंश है और जब ईश्वर की अंश है तो मैं उनके साथ पारदर्शिता से काम करूंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है और न्यायालय को और शिक्षा को और किसान को हर तरह से सुदृढ़ और मजबूत बनाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देना पड़े और कुछ भी कार्य करना पड़े। ये मेरी सोच और दृढ़ संकल्प है। अच्छा, दूसरा क्या मुद्दा रहेगा आपका? अभी शिक्षा और दूसरा मुद्दा ये रहेगा, चिकित्सा की तो हम बात जाफे नहीं करेंगे कि शिक्षा में ही चिकित्सा है, क्योंकि लोग जानते नहीं, लेकिन मुझे उसका अच्छी तरह ज्ञान है। तो मैं अब दूसरी जब आपने बात कही तो मैं आज देख रहा हूं कि विश्व लेवल पर, क्योंकि मेरी अधिकतर नजर विश्व लेवल पर ज्यादा रहती है, क्योंकि जब मैं किसी देश में युद्ध होता है तो मेरी वहां नजर बहुत जल्दी पहुंच जाती है। मैं अपने घर के सारे काम छोड़ देता हूं, लेकिन वहां नजर मेरी बहुत जल्दी पहुंचती है। तो दूसरा मेरा यही रहेगा कि भारत हमारा सुदृढ़ बने, क्योंकि मैं अपनी खुद कहता हूं मेरी आज उम्र ईश्वर की कृपा से 57 साल की हो चुकी है। मैं आज तक किसी नेता के पास सिर झुकाने नहीं गया, किसी अधिकारी के पास मैं सिर झुकाने नहीं गया, क्योंकि जब भी मैं जाता हूं तो मेरी आत्मा एक ही शब्द कहती है, ओ कायर, तू किसके पास जा रहा है? उसने तेरी बात मानी या ना मानी, वही मेरी आत्मा मुझे डांट देती है और मैं नहीं चाहता। इसी कारण मेरा साफ कहना है कि मैं देश को इतना सुदृढ़ बना दूंगा कि अमेरिका रूस जैसे हमारे पास
आए, न कि हम उनके पास जाएं। क्योंकि मैंने ये परिभाषा आज से नहीं, अनादिकाल से मैं जानता भी हूं और पढ़ता भी हूं, मुझे कुछ अनुभव भी है कि जब तक हमारी भुजाएं अखंड मजबूत नहीं होंगी तब तक मेरे पास कोई आ नहीं सकता है मैं कोट उपाय कर लूं। जब मेरी भुजाएं अखंड मजबूत होंगी, हमारे देश का हर फौजी, हर व्यक्ति फौजी होगा, हर व्यक्ति को हमारे देश की अत्यधिक अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, हमारे देश का अच्छा विकास होगा, तो अन्य देश चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे ब्रिटेन हो, वो मेरे पास आएंगे, न कि हम उनके पास भीख मांगने जाएंगे। क्योंकि भीख मांगने वाला व्यक्ति को मैं कायर कहता हूं, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति ही हमेशा भीख मांगता है, शिक्षित व्यक्ति न कभी भीख मांगता है और न कभी किसी के पास जाता है। क्योंकि उसका एक मैं उदाहरण देता हूं, महाभारत काल का एक उदाहरण है कि आचार्य द्रोण बैठे हुए थे, अश्वत्थामा आए और घर में कुछ जल्दी से कार्य करने लगे, तो आचार्य द्रोण ने पूछा कि अश्वत्थामा क्या कारण है जो इतनी जल्दी कर रहे हो? उन्होंने की गुरुदेव कारण क्या है कि मुझे दुर्योधन मित्र ने बुलाया है। तो आचार्य द्रोण बोले अर्जुन मित्र क्यों नहीं है? तो अश्वत्थामा बोले कि गुरुदेव अर्जुन मित्र इस कारण नहीं है कि अर्जुन सबल है और सबल व्यक्ति को कभी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और निर्बल व्यक्ति जो होता है उसे हमेशा आवश्यकता पड़ती है, और निर्बल व्यक्ति ही हमेशा सम्मान और सत्कार देता है। सबल व्यक्ति जो होता है वो धर्म पर, कर्तव्य पर और ईमानदारी पर चलता है, उसे कभी किसी की परवाह नहीं होती है। यदि परवाह होती है तो परब्रह्म परमात्मा की होती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि जब मारने वाला और जाने वाला है संसार में कोई है तो परब्रह्म परमात्मा ईश्वर है। क्योंकि ये भी शब्द एक बार महाभारत में आया था, जब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कल अर्जुन को मार दूंगा, तो ये बात जब पूरे महाभारत में दोनों तरफ फैल गई तो कुछ लोग दुखी हुए, लेकिन मैं पूरा तो वर्णन उसमें नहीं करूंगा, थोड़ा ही करूंगा। तो जब कृष्ण जाकर के वहां पहुंचे और उन्होंने पूछा अर्जुन तुझे मारने की पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा करी है? तो अर्जुन बोले कि हे केशव, मारना जो आप कह रहे तो मारना तो ब्रह्म के हाथ में है, जाना और मारना ब्रह्म के हाथ में। ब्रह्म चाहेगा वो मारा जाएगा, ब्रह्म चाहेगा वो जीवित रहेगा। रही बात युद्ध की, तो मैं युद्ध में महाभारत में किसी से कमजोर नहीं हूं। भगवान कृष्ण किलकारी मार के ऐसे और बोले धन्य है भारत तेरी विजय हो। तो मेरा साफ कहना है कर्तव्य धर्म पर चलना अत्यावश्यक है, उसी पर मैं चलता रहूंगा। और किसान के लिए, न्यायालय के लिए और शिक्षा के लिए मैं अवश्य काम करूंगा, क्योंकि शिक्षा पर मेरी बहुत ज्यादा सोच है। क्योंकि मैं देखता चिकित्सालय में अत्याचार है, न्यायालय में अत्याचार, किसी विभाग में चले जाइए हर कर्मचारी को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, और जिसका मैं एकदम बहुत बड़ा विरोधी हूं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत कर्म नहीं किया है और मैं किसी को गलत कर्म करने भी नहीं दूंगा। यदि मैं जीत के केंद्र में पहुंच जाता हूं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत पैदा नहीं हुई है जो मुझ पर धर्म करा ले, और जो धर्म मुझे करा लेगे मैं उसको बाप कह के पुकार दूंगा। अन्यथा कोई दुनिया का ऐसा शख्स पैदा नहीं है जो मुझे अधर्म करा ले। अच्छा, इस समय ईरान की जो है अमेरिका का संघर्ष चल रहा है, उसमें भारत में गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत है। केंद्र सरकार कह रही है गैस खूब है, लेकिन गैस एजेंसी को बाहर बहुत लंबी लाइन लगी है, गांव में सिलेंडर बहुत महंगा बिक रहा है, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया गैस का। मैं जब सुनता हूं तो लोग हमारे देश के कहते हैं कि भारत एक विकसित है, 1947 तक मैं विकसित बना दूंगा। अरे आरक्षण वालों, तुम विकसित क्या बना दोगे जब तुम अपने लड़ाई होती है अमेरिका और ईरान में और तुम्हारे यहां गैस की किल्लत पड़ जाती है? तुम्हें इतना ज्ञान ही नहीं है कि तुम देश को शिक्षित और विकसित बना सको, क्योंकि उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ अभी करना है। पहले शिक्षा फ्री कीजिए, तब आप गैस को सुसज्जित कर सकते हो। जब हमारे देश की जनता कम होगी तो गैस की किल्लत ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, जबकि हमारे देश में से कानून नहीं बनाए जाते हैं। अच्छा, आप जो है क्या अपील करेंगे जनता से, क्योंकि आप यहाँ प्रत्याशी भी हैं, आप तैयारी भी कर रहे हैं 2027 की, आप लोक जनशक्ति पार्टी के नेता भी हैं, तो आप क्या अपील करेंगे जनता से? हम जनता से अपील करेंगे, यदि जनता को, क्योंकि देखो मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, हारना जीतना मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा साफ कहना है, जनता से मैं एक अपील करूंगा, यदि जनता को न्याय पूर्वक ईश्वर को साक्षी करके हमें वोट दे, तब जब उसे मुझ पर विश्वास हो कि मैं न्यायालय पर अच्छा कार्य करूंगा। दूसरा, मैं शिक्षा को, जो मैंने कहा, फ्री और सुदृढ़ और मजबूत करूंगा, मैं इस पर वोट मांगता हूं। न्यायालय को सही करूंगा, शिक्षा को सुदृढ़ करूंगा, चिकित्सालय तो मैं अपने आप कब्जे में ले लूंगा, क्योंकि चिकित्सालय की भूमिका जो है शिक्षा में छिपी हुई है। तो सीधा मेरा कहना है कि मैं शिक्षा पर, न्यायालय पर, और किसान जो मैं देख रहा हूं अति पीड़ित है, किसान को अनल करके जो बोला मुकदमे लगा दिए जाते हैं, तो उस पर मैं सुदृढ़ काम करूंगा। तो क्या अपील करेंगे जनता? और जो भी व्यक्ति झूठ FIR कराएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी का हो, जो भी व्यक्ति झूठ
मुकदमा कराएगा, जो भी झूठ जांच करेगा उसके लिए मैं तुरंत 10 साल की सजा या फांसी का ऑर्डर करवा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे झूठ और अन्याय का सपने में भी पसंद नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।